हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड पुश। तो हम पढ़ रहे हैं जावा डीएसए की फुल सीरीज़, जहाँ पे हम जावा के बिगिनिंग टॉपिक से लेकर एडवांस टॉपिक्स तक कवर करेंगे। फिर जावा में ही हम डीएसए के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डीएसए के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अभी हमारी जावा डीएसए की जो सीरीज़ चल रही है, उसके जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, स्ट्रिंग्स के बारे में देखा था। ठीक है, एक ही वीडियो में मैंने स्ट्रिंग के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है कि स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, अब स्ट्रिंग के अंदर मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है, स्ट्रिंग पूल, हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी, ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनको भी मैंने कवर किया था। स्ट्रिंग में हमारे पास कौन कौन से मेथड्स मिलते हैं, और स्ट्रिंग जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, और इम्यूटेबल जो प्रॉपर्टी होती है वो होती क्या है एक्चुअल में, और उसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास स्ट्रिंग में स्ट्रिंग बिल्डर होता है। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस क्या होता है, ये सारे जो टॉपिक हैं वो मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं, जो हमारा लास्ट लेक्चर था। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि लॉजिक बिल्डिंग के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने जैसे कि नंबर बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व किए हैं स्ट्रिंग से पहले, तो अभी हमने स्ट्रिंग का टॉपिक कवर कर लिया, तो हम स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है रिवर्स द स्ट्रिंग का, क्योंकि ये मोस्टली हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जावा में आप एक स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, है ना। तो हम उसी क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, और वो भी तीन डिफरेंट तरीक़ों से करेंगे, 3 डिफरेंट वेज। ठीक है, तो ये भी देखने वाले हैं कि कौन सा तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ऑप्टिमल सोल्यूशन होता क्या है ये भी हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे के देखते हैं स्ट्रिंग की। ठीक है, जैसे मेरे पास है पूजा, तो ये एक स्ट्रिंग है। अब हमें रिवर्स करना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो कैसे होगा। रिवर्स का मतलब क्या है, जो मेरे पास लास्ट में है वो मेरे पास पहले आ जाएगा, है ना। तो पहले हमारा जो स्ट्रिंग था वो पी से शुरू हो रहा था और ए पे ख़त्म हो रहा है, तो रिवर्स करने के बाद ए से शुरू होगा और पी पे ख़त्म होगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो लास्ट वाला स्ट्रिंग है वो पहले आ जाएगा। फिर हमारे पास लास्ट सेकंड पे जे है, लास्ट थर्ड पे मेरे पास ओ है, फिर ओ है, एंड लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल पी। तो ये जो है मेरे स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद ये मेरी आउटपुट आएगी। तो इसको हम देख लेते हैं कि करेंगे कैसे। ठीक है, इसके मैंने बताया था आपको कि 3 अलग अलग तरीके से हम करने वाले हैं सॉल्व। जो सबसे पहला और सबसे ईजी तरीका है वो है यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, सो सबसे पहला और ईजी तरीका जो है हमारा वो है यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, अब फॉर लूप को यूज़ करके हम हमारी जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है, ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट वे है। ठीक है, और इजी टू अंडरस्टैंड लॉजिक है इसका। ठीक है, अब हमारे पास इसको करेंगे कैसे हम, है ना। अब हमें पता है कि स्ट्रिंग क्या होता है। एक स्ट्रिंग हमारे पास बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग एक हमारे पास एरे ऑफ करेक्टर होता है ना, एरे ऑफ करेक्टर। अब एरे का मतलब यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके की लिस्ट होती है करेक्टर्स की, है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग के जो लेक्चर है उसमें सब कुछ कवर कर दिया है, आप पहले उसको देख लेना। अगर आपको नहीं पता है कि स्ट्रिंग होता है क्या, या फिर आप ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो स्ट्रिंग से, तो मेरा सजेशन यही है कि पहले आप स्ट्रिंग की वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस पर जाएँ। तो जैसे कि हमने देख रखा है कि स्ट्रिंग की क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है, क्योंकि ये एक करेक्टर्स का एरे होता है, और इंडेक्सिंग जो है वो ज़ीरो से शुरू होती है, यानी कि जो पहला करेक्टर होगा वो ज़ीरो पोजीशन पे होगा, दूसरा करेक्टर जो होगा फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तो ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं, है ना। तो अब जैसे मेरा पी है वो ज़ीरो पोजीशन पे है, ठीक है, ओ मेरा जो है वो उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन पे, है ना। जो सेकेंड ओ है वो सेकेंड पोजीशन पे, जे मेरा थर्ड पोजीशन पे, एंड ए मेरा जो है वो फोर्थ पोजीशन पे होगा, है ना। तो एक और हमने जो इम्पोर्टेंट फंक्शन था स्ट्रिंग में वो पढ़ा था कैरेट का फंक्शन, है ना। कैरेट में हम कोई भी इंडेक्स दे दें, चाहे कि मैं ज़ीरो दे रही हूँ, तो वो मेरे स्ट्रिंग में जो ज़ीरो पोजीशन पे, जैसे ये मेरा स्ट्रिंग है तो इसके ज़ीरो इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर पड़ा है वो मुझे ला के देता है ना। तो अब अगर मैंने कैरेट ज़ीरो लिखा है तो मेरा ज़ीरो पोजीशन पे क्या पड़ा है, पी, तो ये मुझे पी रिटर्न कर देगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं इसको बोलूँ कि कैर एट 1, है ना, तो ये क्या करेगा, जो फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास क्या पड़ा है, ओ पड़ा है, तो ये मुझे ओ रिटर्न कर देगा, है ना। तो हमारे इस जो प्रॉब्लम है इसके सॉल्यूशन में ये कैरेट फंक्शन का ज़्यादा रोल है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ हो गई हमारी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है फॉर लूप, है ना। फॉर लूप में हम देखो बेसिकली हम फॉर लूप कैसे लगाते हैं कि भाई हमें क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक आइट्रेशन चलानी है। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले मतलब आइट्रेशन के लिए एक इंट आई लेते हैं, उसको हम 0 दे देते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी लिमिट बताते हैं कि भाई ये जो है हमारा जो आई है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर उसको हर बार आई प्लस प्लस करते जाते हैं, है ना। तो यही चीज़ हम करते हैं।
तो फॉर लूप हम नॉर्मली कैसे लगाते हैं, जैसे मैंने इंट आई इक्वल्स टू क्या लगा दिया है, 0 लगा दिया। और मान लो कि मुझे क्या करना है, इसके 4th इंडेक्स तक लूप चलानी है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आई क्या करूँगी कि भाई किसके लेस देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए, 4 के होना चाहिए। और हर बार मेरे पास आई क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा, है ना। तो अब ये फॉर लूप काम कैसे करेगी, जब मेरी आई की वैल्यू 0 है तो जो भी कोड मैं यहाँ पर लिखूँगी वो काम करेगी, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मैं प्रिंट की स्टेटमेंट लगा दूँ तो वो स्टेटमेंट को प्रिंट करेगी। फिर उसके बाद जब मेरा कोड हो जाएगा तो हमारे पास हम आई प्लस प्लस करें तो आई की वैल्यू +1 हो जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर से ये चेक करेगा क्या ये 4 के इक्वल या 4 से लेस है, हाँ जी ये 4 से मतलब लेस है, तो ये हमारी लूप चलेगी और फिर से कोड रन होगा और फिर से आई की वैल्यू प्लस हो जाएगी और फिर हमारे पास आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे करते करते हमारी जो लूप है वो चलती रहती है ना। तो अब हमारी ये वाली लूप कब तक चलेगी, आइट्रेशन 0 होगा, फिर आइट्रेशन 1 होगा, फिर आइट्रेशन 2 होगा, फिर आइट्रेशन 3 होगा, फिर आइट्रेशन 4 होगा, क्योंकि 4th पे भी मेरी कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद जब मेरी आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी तो आई 5 जब होगा, तो आई 5 मेरा 4 के इक्वल या लेस देन नहीं है, तो इसके बाद मेरी ये लूप नहीं चलेगी और हम क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, है ना। तो ये फॉर लूप का कंसेप्ट होता है। बट अब हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो इसके लिए हम क्या चलाएंगे, इसके लिए हम रिवर्स्ड फॉर लूप चलाएंगे। अब रिवर्स्ड फॉर लूप का क्या मतलब है, देखो नॉर्मली जो फॉर लूप होती है वो हम कैसे चलाते हैं, 0 से लेकर 4 तक। बट अभी हम जो लूप चलाएंगे वो क्या चलाएंगे, 4 से लेकर 0 तक। यानी कि पहले हम 4th पोजीशन पर आएंगे, तो ऐसे करते करते फिर हम 3rd पोजीशन पर आएंगे, 2nd पर आएंगे, 1 पर आएंगे, फिर 0 पर आएंगे, है ना। तो इस बार हमें फॉर लूप जो है वो 4 से लेकर 0 तक चलानी है। तो हम कैसे चलाएंगे फॉर लूप, हम देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे फॉर लूप, अब देखो हमें 4th इंडेक्स से शुरू करना है, यानी कि लास्ट इंडेक्स से शुरू करके फर्स्ट इंडेक्स तक जाना है। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में आइट्रेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो हमारी स्ट्रिंग है उसका लास्ट इंडेक्स। अब स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमने एक और मेथड देखा था लेंथ का। तो लेंथ हमारे पास क्या करता था कि स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर्स हैं उनको काउंट करता था और उसके हमें देता था लेंथ। अब स्ट्रिंग की लेंथ का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, जैसे कि अब मेरा ये पूजा स्ट्रिंग है, इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास लेंथ कितनी आएगी, 5 आएगी। और अगर मुझे लास्ट इंडेक्स निकालना है किसी भी स्ट्रिंग का, है ना। अब देखो क्योंकि लेंथ है 5 लेकिन लास्ट इंडेक्स मेरा क्या है 4, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, लेंथ जो होगी स्ट्रिंग की, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1 को, है ना। तो हमें इस तरीके से हमारा लास्ट इंडेक्स मिल सकता है। तो हमारी जो फर्स्ट आइट्रेशन है ना, वो कहाँ से इनिशियलाइज होगी, जो मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके साथ मैं यूज़ करूँगी लेंथ वाला फंक्शन, है ना, और इसको कर दूंगी -1। तो यानी कि ये मेरा लास्ट इंडेक्स से चलेगा। और कब तक चलेगा, जब तक मेरी आई की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी रहती है या फिर 0 के इक्वल हो जाती है, क्योंकि हमें 4 से लेकर 0 तक चलानी है लूप, है ना। तो मेरी जो आई यहाँ पर, हाँ, जब तक मेरी आई की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है या फिर 0 के इक्वल है तब तक चलेगी। और इस बार हम आई को प्लस प्लस करने की बजाय क्या करेंगे, आई को माइनस माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले अब यहाँ पर मेरी जो आई की वैल्यू है वो 4 रहेगी, है ना। फिर उसके बाद अब सेकंड आइट्रेशन पर मेरी आई की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 3 रहनी चाहिए, फिर 2 रहनी चाहिए, फिर 1, फिर 0, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर आइट्रेशन के बाद आई की वैल्यू माइनस माइनस करते जाएंगे। तो पहले उसको जो आई को वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी उसका लास्ट इंडेक्स यानी कि 4, फिर आई की वैल्यू माइनस माइनस होगी, फिर 3 मिलेगी, फिर वो चेक करेगा क्या वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है, हाँ जी। तो जैसे ही हम ऐसे करते करते 0 पर पहुँचेंगे तो वो चेक करेगा कि भाई 0 होगा, 0 पे हमारा कोड चलेगा। उसके बाद जब हम माइनस माइनस करेंगे फिर हमारे पास क्या जाएगा, -1। फिर वो यहाँ पर हमारी कंडीशन पर चेक करेगा क्या -1 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, नहीं है, तो हमारी फॉर लूप यहीं पे एंड हो जाएगी और हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 4 से लेकर 0 तक आइट्रेशंस चलेंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया है। अब हमने रिवर्स जो लूप है वो चलाई क्यों है, इस चीज़ को समझते हैं। देखो हम क्या करेंगे, जब हम फोर्थ, हमने ना यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना है। देखो हमारे पास एक स्ट्रिंग का वेरिएबल तो है ही, है ना। अब हम एक वेरिएबल ले लेंगे रिजल्ट का, जिसको हमने क्या करना है, खाली स्ट्रिंग दे देनी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम 4th पोजीशन पर जाएंगे, है ना, 4th पोजीशन पर जाएंगे तो हम ये कैरेट का फंक्शन यूज़ करके ना 4th पोजीशन पर देखेंगे कि भाई कौन सा हमारे पास करेक्टर पड़ा है और उसको लेकर आएंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, कैरेट यूज़ करेंगे, 4th पोजीशन पर बोलेंगे कि भाई 4th पोजीशन पर जो करेक्टर है वो मुझे ला कर दो। अब 4th पोजीशन पे मेरे पास ए है। अब हम क्या करेंगे, हर स्टेप में जब मुझे ए मिल गया तो मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा रिजल्ट है इसके अंदर रिजल्ट को मैं किसके इक्वल कर दूँगी, रिजल्ट प्लस जो मेरा 4th पोजीशन पर मुझे करेक्टर मिला यानी कि ए। तो ऐसा करने के बाद मेरे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा,
ए आ जाएगा, क्योंकि पहले रिजल्ट में खाली स्ट्रिंग था, अब उसमें मैंने ए ऐड कर दिया, तो अब ये ए बन गया, है ना, समझ आ गई। अब थर्ड पोजीशन पर जब हम करेंगे फिर से यही चीज़ है, हम कैरेट लेकर आएंगे कौन सी पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, क्योंकि अब हम लूप की थर्ड पोजीशन पर हैं, थर्ड आइट्रेशन पर हैं, तो हम कैरेट निकालेंगे भाई थर्ड, है ना। अब थर्ड पर ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, थर्ड पोजीशन पर मेरे पास जे पड़ा है, और फिर से हम क्या करने वाले हैं, इस रिजल्ट में क्या प्लस करने वाले हैं, जे प्लस करने वाले हैं, ठीक है, रिजल्ट प्लस जे। अब देखो यहाँ पर ए जोड़ने के बाद मेरे पास रिजल्ट की वैल्यू ए हो चुकी थी, अब ए के अंदर अगर मैं जे जोड़ूंगी तो मेरी रिजल्ट का जो टोटल वैल्यू है वो ए जे हो जाएगा। ऐसे करते करते सेकंड पोजीशन पर मुझे ओ मिलेगा, है ना, तो मेरा जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगा, ए जे ओ हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आते आते मेरी जो वैल्यू है वो ए जे ओ हो जाएगी, और फिर जब हम यहाँ पर आएंगे तो मेरी वैल्यू ए जे ओ पी हो जाएगी, और उसके बाद जब -1 हो जाएगा तो हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, और लास्ट में हमें जो रिवर्स्ड स्ट्रिंग है वो मिल चुकी होगी, है ना, क्योंकि यही है जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट थी। हमारा बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फटाफट से कोड कर लेते हैं। हाफ कोड तो जो इंपॉर्टेंट कोड था वो तो हमने कर ही लिया है कि हमें रिवर्स लूप लगानी थी, ठीक है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है रिवर्स नाम का, ठीक है। इनिशियली वो क्या रहेगा, खाली रहेगा, है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हम लूप में एंटर करेंगे एक एक करेक्टर को निकालते जाएंगे और हमारे रिवर्स में ऐड करते जाएंगे, है ना। तो रिवर्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, रिवर्स प्लस हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें से एक एक करके करेक्टर को निकालते जाएंगे, है ना। आई हमारे पास क्या होता रहेगा, पोजीशन होता रहेगा, और इसमें ऐड करते जाएंगे, है ना। तो जैसे ही हम फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तो हमें हमारी जो रिवर्स्ड स्ट्रिंग है वो इस रिवर्स वेरिएबल में मिल जाएगी, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे, है ना, सिस्टम डॉट आउट और डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंट एलन, और ये हमारे पास आ जाएगा रिवर्स, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ये बोल रहे हैं हमें एंटर स्ट्रिंग, तो हमने एक स्ट्रिंग एंटर कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, रिवर्स होकर हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो आ चुकी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और हम इसको इनपुट दे के देखते हैं, इसकी बजाय कुछ और दे के देखते हैं, जैसे कि मैंने दिया है टोमेटो, ठीक है। तो ये मेरा जो स्ट्रिंग है वो प्रॉपरली रिवर्स हो चुका है, ठीक है। तो अब ये वाला हमने कर लिया, है ना। तो हमने देख लिया कि भाई हम फॉर लूप को यूज़ करके आसानी से हमारी जो स्ट्रिंग है उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक हमने यूज़ किया। बट अभी हमने क्या देखा था कि भाई हमें ये देखनी है कि भाई ये जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं है। तो इसका आंसर सबसे पहले ये है कि ये सोल्यूशन जो है वो ईजी है इम्प्लीमेंट करना, ईजी है इसका लॉजिक समझना। बट अगर हम इसकी मतलब कि ये देखें कि भाई ये ऑप्टिमल है कि नहीं, तो ये ऑप्टिमल नहीं है। तो ये ऑप्टिमल क्यों नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है ना। जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, है ना। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, कांट चेंज, है ना। जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर हम उसके ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज करते हैं तो हमेशा क्या होता है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये चीज़ क्लियर है। स्ट्रिंग्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं, उनमें हम कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसमें कोई वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हीप मेमोरी में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना। ये वाला जो कंसेप्ट है ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे देखो अभी यहाँ पर हमने क्या किया है ना, एक रिवर्स जो स्ट्रिंग है वो लिया था, है ना। तो सबसे पहले हमने उसको खाली रखा, फिर जब पहली आइट्रेशन होगी तो रिज़ल्ट की वैल्यू ये ए हो गई, है ना। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू ए जे हो रही थी, यहीं पे देख लो। जैसे ये रिज़ल्ट था, पहले ये खाली था, फिर इसकी वैल्यू ए होगी, फिर सेकंड में जाके इसकी वैल्यू ए जे होगी, फिर ए जे ओ होगी। तो जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे देखो, जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं या किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो स्ट्रिंग होती है वो क्लास होती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है और हीप मेमोरी में सेव होता है ना। तो अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, रिजल्ट इक्वल्स टू मैंने ए लिखा हुआ है ना। तो अब क्या होगा कि एक हीप मेमोरी में ना ऑब्जेक्ट बन जाएगा मेरा, और उस ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू क्या होगी, ए, है ना। तो एक हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन चुका है ए का। अब जब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर रिजल्ट इक्वल्स टू, ठीक है, अब यहाँ पर मेरी ए की बजाय ए जे हो रही है वैल्यू। तो अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट मेरा हीप मेमोरी में बन चुका है, ये वाला ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, बल्कि हीप मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा ए जे। तो अब ये जो मेरा ए वाला देखो, ये जो मेरा रिजल्ट वाला वेरिएबल था ना, जब मैंने इसको रिजल्ट इक्वल्स टू ए लिखा था, तो रिजल्ट का वेरिएबल मेरे हीप में पड़े हुए इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था।
अब क्या होगा, जब इसकी वैल्यू AJ हो जाएगी तो मेरे हीप में एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा AJ नाम का। यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये चेंज नहीं होगा, हीप में एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा AJ। हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ पिछली वीडियो देख लेना। अभी के लिए बस ये समझ लो कि जावा में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे हीप मेमोरी में सेव होते हैं। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग का और उसमें कोई वैल्यू देते हैं तो वो हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट में जाके सेव होती है, ठीक है। तो अब जब मेरे पास रिजल्ट इक्वल्स टू A था तो हीप मेमोरी में A सेव हुआ, है ना। तो जो मेरा ये रिजल्ट वाला वेरिएबल था वो इस A को पॉइंट कर रहा था, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था। अब मैंने बोला कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, मतलब उसका जो एक बार ऑब्जेक्ट बन गया अब बन गया, वो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। और अगर हम उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अब जब मैंने A को AJ कर दिया तो अब A भी है ऑब्जेक्ट और AJ भी है, बट इस बार A को कोई भी कुछ पॉइंट नहीं कर रहा होगा। ये जो रिजल्ट वाला वेरिएबल है वो A को पॉइंट करने की बजाय अब AJ को पॉइंट करेगा। तो ऐसे करते करते जितनी आइट्रेशंस हम चलाएंगे, AJ के बाद AJO होगा, है ना, फिर इसके बाद AJOO होगा। तो ऐसे करके जितनी बार मेरी आइट्रेशंस चलेंगी उतनी बार मेरी मेमोरी में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते जाएंगे। और हम यूज़ सिर्फ इसको कर रहे होंगे जो लास्ट में बना होगा, जो बाकी के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहा होगा, वो मेरी जो हीप मेमोरी में एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे, है ना, क्योंकि उनका कोई काम भी नहीं है तब भी वो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं। तो इसलिए ये जो मेरा सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। अब जावा में या किसी भी कोडिंग में ऑप्टिमल सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी अगर हम काम करवा रहे हैं वो कम से कम टाइम में हो और कम से कम स्पेस ले मेरी मेमोरी में, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर स्पेस वाला तो हमने क्लियर कर दिया कि भाई स्पेस तो ये ज़्यादा लेगा और वो भी एक्स्ट्रा लेगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन रहे हैं जो हमें चाहिए भी नहीं, है ना। तो स्पेस के मामले में ये ऑप्टिमल नहीं है। अब टाइम के मामले में भी ये ऑप्टिमल नहीं है। कैसे, देखो टाइम का क्या मतलब होता है, जावा में या किसी भी कोडिंग में हम टाइम कैसे जो है एस्टिमेट करते हैं। हम टाइम ऐसे एस्टिमेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। मान लो कि अगर 7 नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं किसी प्रोग्राम में, तो उसका टाइम हम मान सकते हैं कि 7 यूनिट होगा। और अगर किसी प्रोग्राम में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसमें क्या होगा हमारे पास कि 1 यूनिट टाइम जो है वो कंज्यूम होगा। तो कोडिंग में जब भी हम टाइम का एस्टिमेशन लगाते हैं वो हम कैसे लगाते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, उसमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं या एक ही ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये हम आगे, ये DSA का कंसेप्ट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसको हम आगे करेंगे। बट अभी के लिए अब इसमें टाइम कैसे ज़्यादा लग रहा है, देखो टाइम कैसे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि देखो पहले मेरे पास ऑब्जेक्ट में A था, अब जब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रही हूँ तो क्या होगा, जो मेरी पहली वाली वैल्यू होगी तो वो भी सारी कॉपी होगी, है ना। यानी कि जैसे मान लो AJ है, अब AJ से मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाना है AJO, तो पहले ये A कॉपी होगा, फिर ये J कॉपी होगा, फिर मेरे पास उसमें O ऐड होगा, है ना। तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग पहले नए स्ट्रिंग में कॉपी होता है, फिर उसमें एक वैल्यू ऐड होती है। तो इस तरीके से इसमें जो है टाइम भी ज़्यादा लगता है और स्पेस भी ज़्यादा लगती है, तो हम इसको एक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऑल्टरनेटिव क्या होगा, इसका ऑल्टरनेटिव भी हमने स्ट्रिंग की वीडियो में पहले से कवर कर लिया है कि ये वाली जो चीज़ है कि भाई स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं और हर बार नया ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर हमें कहीं पे ऐसा स्ट्रिंग यूज़ करना है जहाँ पे हमें बार बार उसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग की बजाय स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, स्ट्रिंग की तरह ही होता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि आप जितनी बार भी चेंज करोगे स्ट्रिंग की वैल्यू, नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता है, बल्कि वही ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो चेंज होता रहता है ना। तो अब हमारा जो सेकंड तरीका है हमारा इसको मतलब कि रिवर्स करने का, वो क्या है, यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करेंगे, है ना। तो स्ट्रिंग बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे बनता है, हमें ये अगर पता हो तो स्ट्रिंग बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे बनता है, यहाँ पर हम लिखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। इसको ना कोड में ही कर लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो ये हमारा जो था फर्स्ट तरीका था फॉर लूप को यूज़ करके, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर को भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर का बना के दिखाती हूँ आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो जैसे स्ट्रिंग तो हम नॉर्मली क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, ठीक है, कोई भी उसकी स्ट्रिंग की वैल्यू डाल दो। अब स्ट्रिंग बिल्डर कैसे बनता है, स्ट्रिंग बिल्डर हमने टाइप यूज़ कर लिया, डेटा टाइप दे दिया स्ट्रिंग बिल्डर, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिया न्यू और यहाँ पर फिर से हमने दिया स्ट्रिंग बिल्डर, और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ही हम जो इसकी वैल्यू रखना चाहते हैं दे सकते हैं, जैसे कि मैं रखना चाहती हूँ पूजा, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिवर्स स्ट्रिंग वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रिंग बिल्डर को कैसे यूज़ करेंगे।
तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो पूजा हमने दिया हुआ है इसकी बजाय हम क्या दे देंगे, अपना जो स्ट्रिंग हमने यूज़र से लिया था वो पास कर देंगे, है ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो स्ट्रिंग बिल्डर है, जो स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट है, उसके पास किसकी वैल्यू पड़ी है, स्ट्रिंग की वैल्यू पड़ी है ना। तो अब एक और चीज़ ये है इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो स्ट्रिंग बिल्डर होता है ना, उसके पास इनबिल्ट फंक्शन होता है रिवर्स करने का। तो हमें सारा झंझट ही ख़त्म है। सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये हमने अगर एक स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है, स्ट्रिंग हमारे पास आ जाएगा रिवर्स, ठीक है, एक और रिवर्स का मैंने वेरिएबल ले लिया है ऐसे करके। और इस बार इसमें मैं कैसे करूँगी, एस बी जो मेरे पास पड़ा है, जो मेरे पास स्ट्रिंग की वैल्यू है, इसके पास हमारे पास एक फंक्शन होता है रिवर्स करने का, है ना। तो एक फंक्शन है मेरे पास रिवर्स का, ये देखो ये रहा मेरे पास रिवर्स का फंक्शन। और फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर को दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। देखो पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट लिया, उसमें स्ट्रिंग को पास कर दिया, तो अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के पास जो सेम वैल्यू स्ट्रिंग की है वो पड़ी है। अब हमने क्या कर दिया, उसके इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करके उसको रिवर्स कर दिया। अब हम उसको क्या करेंगे, वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग का, ठीक है। तो इस टू स्ट्रिंग वाले फंक्शन को यूज़ करके हमने इसको स्ट्रिंग में दोबारा से कन्वर्ट कर दिया। बस इतना सा हमारा आंसर था। तो ये हमारा जो है रिवर्स हो चुका है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, है ना। और यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, लिख देती हूँ रिवर्स यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर, है ना, रिवर्स यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर। और यहाँ पर हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है किसको, रिवर्स को, है ना। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं दे देती हूँ स्पेस, ठीक है। चलो इसको एक बार करके देखते हैं। अब दोनों तरीके हमारे पास पड़े हैं। ये वाला जो रिवर्स है वो स्ट्रिंग बिल्डर वाले तरीके से आया है, और ये वाला जो रिवर्स है हमारी फॉर लूप से आया है ना। तो दोनों को एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि भाई दोनों का जो आंसर है वो सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। इनको मैं कर देती हूँ डिलीट, कुछ पुरानी आउटपुट्स को। अब यहाँ पर मैं इसको देती हूँ, ठीक है, मैंने दिया वही टोमेटो, हम फिर से देते हैं अरे यार, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया है इसको, ठीक है। अब देखते हैं, रिवर्स यूजिंग अ स्ट्रिंग बिल्डर भी हमारे पास सेम आया है, और नॉर्मली जब हम रिवर्स करते हैं तो भी सेम आया है। लेकिन जो स्ट्रिंग बिल्डर वाला है वो ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब ये ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसके पास हमारे पास टाइम भी कम लग रहा है, स्पेस भी कम लग रही है। क्योंकि जो स्ट्रिंग बिल्डर वाला फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, हमें बार बार ऑब्जेक्ट नए बनाने नहीं पड़ते हैं। और देखो अगर हमें इनबिल्ट नहीं यूज़ करना है ना, हम फॉर लूप को भी यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर स्ट्रिंग की बजाय हम किसको यूज़ करते रहेंगे, हमारे स्ट्रिंग बिल्डर को यूज़ करते रहेंगे, है ना। तो उसमें क्या होगा कि उसमें बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इस रिवर्स को ना हम एज अ स्ट्रिंग बिल्डर ले लेंगे। जब हम इसको एज अ स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे ना, तो जब भी हम इसके ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसको एक बार करके देखते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये था कि इनबिल्ट फंक्शन हमने रिवर्स कर लिया। अब एक और तरीका है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग की बजाय रिवर्स को, ये जो अगर आपने फॉर लूप को ही यूज़ करके बनाना है, क्योंकि कई बार हम इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू में हम इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करके अगर बनाएंगे फंक्शन तो इतना इंप्रेशन नहीं पड़ता है। तो हमें उसको फॉर लूप से ही करके दिखाना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिवर्स जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की बजाय हम यहाँ पर ले लेंगे स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर मैंने लिया, स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर मैंने ले लिया है न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। और ये हमारे पास अभी के लिए स्ट्रिंग बिल्डर में कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिवर्स में हमने क्या करना है, अपेंड। देखो कंकैटिनेशन दोनों का अलग अलग होता है। जैसे स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में कंकैटिनेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस यूज़ करते हैं या फिर कंकैट मेथड यूज़ करते हैं। बट अगर हमें स्ट्रिंग बिल्डर में कंकैटिनेशन करनी है, कंकैटिनेशन मतलब ऐड ऑन करनी है वैल्यूज़ किसी स्ट्रिंग में, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अपेंड यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अपेंड यूज़ करेंगे, ठीक है। डॉट हमने यहाँ पर यूज़ किया अपेंड, और अपेंड में हम क्या यूज़ करेंगे, यही चीज़ जो हमने यहाँ पर करनी थी, ये वाली। अब यहाँ पर हमें ना एक एरर भी आ सकता है, बताती हूँ वो एरर क्या आएगा, ठीक है। चलो इसमें नहीं आया है, मुझे ये लगा था क्योंकि हम यहाँ पर करेक्टर को यूज़ कर रहे हैं ना, तो बट लेकिन नहीं, हमारे पास ये सही है। तो हमने सिंपली क्या किया, इस रिवर्स को स्ट्रिंग की बजाय स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया, ठीक है। और इसमें हमने वैल्यू सेव करा दी। अब हमने इसको प्रिंट करा के देखना है ना। इसको हमने अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम फिर से टू स्ट्रिंग कर सकते हैं। तो अगर हम फिर से करें, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं दे देती हूँ पोटैटो,
ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों ही रिवर्स हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग की बजाय अगर मैं स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करती हूँ तो इसमें क्या फ़ायदा होता है मेरा, इसमें ये फ़ायदा होता है कि मेरी हीप मेमोरी में नए नए ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। और ये जो अपेंड फंक्शन होता है ये कंकैटिनेशन के लिए यूज़ होता है स्ट्रिंग बिल्डर में। इसमें नए नए फंक्शन नहीं बनेंगे, नए नए ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेंगे हीप में, इसी ऑब्जेक्ट को बार बार हम चेंज करते रहेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग में क्या होता था कि पहले ए बनता था, फिर ए जे, फिर ए जे, अब इस बार क्या होगा, यही वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बार बार चेंज होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो स्ट्रिंग बिल्डर के साथ अगर हम काम करते हैं तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर की बजाय, ये जो हमने रिवर्स स्ट्रिंग बिल्डर लिया, इसकी बजाय हम एक और चीज़ कर सकते हैं, तीसरा तरीका। तो तीसरा तरीका जो है हमारे पास वो है करेक्टर एरे का, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर की बजाय करेक्टर एरे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब करेक्टर एरे क्या होता है, हमने पढ़ा है कि भाई स्ट्रिंग क्या होता है, एरे ऑफ करेक्टर्स होता है। तो हम स्ट्रिंग की बजाय अगर करेक्टर एरे यूज़ करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं करेक्टर एरे होता क्या है। ठीक है, करेक्टर एरे बेसिकली एरेज ऑफ करेक्टर, है ना। तो एरे को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये मेरा करली ब्रेसेस के अंदर इसकी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास करेक्टर ए है, ठीक है, कॉमा दूसरा मेरे पास करेक्टर बी है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, करेक्टर्स का एक एरे है। हम इसको कह सकते हैं कि भाई करेक्टर्स की एक लिस्ट होती है ना। तो करेक्टर एरे हमारा बेसिकली एरे ऑफ करेक्टर या फिर लिस्ट ऑफ करेक्टर हम बोल सकते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, जैसे कि सबसे पहले हम टाइप बताएंगे। हमारे एरे का टाइप है करेक्टर और एरे है ये बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम बता सकते हैं कि भाई इसका नेम क्या है, इसका नेम है, हम ले लेते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, हम बोल देते हैं कि भाई इसका नाम है अल्फ़ाबेट्स, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। तो एरे का कॉन्सेप्ट ना हम बहुत ही डीप में करेंगे। ये तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि एरे होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। हम करेक्टर एरे के बारे में बता रही हूँ, बाकी एरे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है, इसको हम करेंगे अगले वाली वीडियोज़ में। ठीक है, तो ये हमारा जो है करेक्टर एरे होता है। ठीक है, अब जैसे अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है पूजा, है ना, अगर मैं इसको करेक्टर एरे में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, ये मेरे पास अभी के लिए क्या है, स्ट्रिंग है, एक मेरे पास एक स्ट्रिंग पड़ी है पूजा। अगर मैं इसको करेक्टर एरेज में कन्वर्ट करूँ तो ये कैसे बनेगा, तो ये करेक्टर एरे में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये कैसे बनेगा, पी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ओ, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक और करेक्टर, ठीक है, दूसरा करेक्टर मेरे पास ओ है, फिर तीसरा करेक्टर मेरे पास है जे, ठीक है, फिर ऐसे करके मेरे पास क्या होंगे, करेक्टर्स होंगे। तो ये करेक्टर्स की एक लिस्ट बन जाती है स्ट्रिंग से। तो हम क्या करेंगे, देखो हम पहले स्ट्रिंग बना रहे थे रिवर्स को, फिर हम रिवर्स प्लस ए कर रहे थे, रिवर्स प्लस जे कर रहे थे, ऐसे कर करके हम रिवर्स वाली स्ट्रिंग को बार बार बदल रहे थे। तो वैसे क्या हो रहा था, स्ट्रिंग के अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहे थे। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स में स्ट्रिंग की बजाय हम करेक्टर एरे ले लेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए बस इतना सा समझ लो कि करेक्टर एरे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाकी का हम जब एरेज करेंगे तब हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, करेक्टर एरे क्या होता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब करेक्टर एरे को बनाते कैसे हैं, है ना, जैसे अभी हमने देखा था कि स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा था, स्ट्रिंग बिल्डर हमने लिया, वेरिएबल का नाम लिया और न्यू कीवर्ड से हमने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया था। अब हम देखते हैं कि भाई करेक्टर एरे का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले हमने टाइप बता दिया कि भाई करेक्टर टाइप का क्या है, एरे। एरे कैसे बताते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। ठीक है, भाई ये करेक्टर का एरे है ना, ये चीज़ हमने बता दी। इसका नाम मैंने रख दिया, कुछ भी रख देते हैं, जैसे करेक्टर एरे मैंने रखा। अब इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाता है, न्यू, फिर से हमारे पास क्या आ जाता है, डेटा टाइप। इस बार मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बताना होता है, इसका साइज़। साइज़ यानी कि हम इसमें कितने एलिमेंट रखने वाले हैं, जैसे कि ये पूजा है, अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो मैं यहाँ पे इसको साइज़ दूंगी 5। तो इस तरीके से हम करेक्टर एरे बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरा, अगर हमारे पास स्ट्रिंग पड़ी है और स्ट्रिंग को हमने करेक्टर एरे में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है टू कैर एरे का। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स में एक फंक्शन होता है टू कैर एरे का, जिसको यूज़ करके हम किसी भी स्ट्रिंग को करेक्टर एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इतनी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको समझ आ गई है। अगर आपको नहीं समझ आता है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसको रिवर्स करते हैं करेक्टर एरे को यूज़ करके। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक करेक्टर एरे ले लेना है। करेक्टर एरे लेने के लिए उसका टाइप बता दिया है हमने, मैंने बता दिया है इसको करेक्टर एरे। तो जो स्ट्रिंग हमने यूज़र से ली है ना, जो स्ट्रिंग हमने यूज़र से ले रखी है उसको हमने क्या करना है, सबसे पहले करेक्टर एरे में कन्वर्ट करना है। अब उसको करेक्टर एरे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक मेथड होता है करेक्टर एरे टू करेक्टर एरे का।
ठीक है, ये देखिए इसको मैंने यूज़ किया। अब ये मेरे पास करेक्टर एरे मिल चुका है। अब ये करेक्टर एरे है जिसमें सारे स्ट्रिंग के एलिमेंट पड़े हैं। समझ आ गई? जो भी स्ट्रिंग हम यूज़र को यूज़र हमें स्ट्रिंग देगा वो एज अ करेक्टर एरे हमारे पास यहाँ पे पड़ी है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कि अगर मुझे यूज़र ने दिया है, एक मिनट इसको ना कमेंट्स में समझाती हूँ थोड़ा सा। जैसे कि अब यूज़र ने मुझे दे दिया एक स्ट्रिंग दे दिया पूजा, है ना। अब ये करेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया मैंने यहाँ पे एक मेथड लगा दिया टू कैर एरे। तो अब मुझे ये कैसे मिलेगा, ऐसे करके पी, ठीक है, कॉमा ओ, ठीक है, क्योंकि करेक्टर को हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में वो करते हैं, ठीक है, डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से मुझे ये करेक्टर एरे में मिल रहा होगा। ऐसे ही कोई भी अगर वो स्ट्रिंग डालेगा वो उसको ऐसे एज अ करेक्टर एरे कन्वर्ट कर देगा। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद हमने एक और करेक्टर एरे लेना है, किसके लिए, रिवर्स के लिए, है ना। करेक्टर एरे मैंने लिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया रिवर्स करेक्टर एरे। अब ये किसके इक्वल है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, अभी ये तो खाली है बिल्कुल, तो हम पहले इसको बनाएंगे, ठीक है। प्रॉपर कैसे बनाते हैं, न्यू यूज़ करके, करेक्टर यूज़ करके, और इसमें हमने देना है साइज़। अब साइज़ क्या आएगा, जो भी यूज़र एंटर करेगा, है ना, स्ट्रिंग एंटर करेगा, उसमें जो साइज़ होगा वही साइज़ इसका होगा रिवर्स का। तो हम क्या करेंगे, ये जो करेक्टर एरे है इसका जो साइज़ है वो इसमें पास कर देंगे। अब देखो इसमें जो हमारे पास क्या होती है, इसमें भी साइज़ के लिए हमारे पास क्या होता है, लेंथ होता है ना, करेक्टर एरे डॉट लेंथ। तो जो भी मेरे इस करेक्टर एरे की लेंथ होगी वही इसका साइज़ होगा, मतलब यानी कि जितने इसमें एलिमेंट है उतने ही इसमें होंगे, रिवर्स वाले में भी, है ना। तो ये चीज़ क्लियर है। तो अब हमारे पास दो करेक्टर्स बन चुके हैं, एक करेक्टर जिसमें यूज़र ने जो स्ट्रिंग दिया है वो वैल्यूज़ है, और एक रिवर्स करेक्टर है जो अभी खाली है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, वही फॉर लूप लगाते जाएंगे, है ना। अब फॉर लूप हम कब तक लगाएंगे, आई इक्वल्स टू इंट आई इक्वल्स टू कब तक लगानी है, वही सेम चीज़ें हम करने वाले हैं जो हम यहाँ कर रहे थे। और यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगी, अब करेक्टर एरे है मेरे पास, ठीक है, करेक्टर एरे डॉट लेंथ -1 तक मेरी जो लूप है वो चलेगी, और यहाँ पर इंट आई था, ठीक है। और उसके बाद ये कब तक चलेगी, जब तक मेरी आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0 है, और आई हमेशा क्या होता रहेगा, -1 होता रहेगा। लूप इसमें भी सेम है। और अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो करेक्टर एरे है, अब हमें क्या करना है, जब भी हम इससे वैल्यू ले रहे हैं, देखो जब सबसे पहले आएंगे तो हम करेक्टर से ये वाली वैल्यू ले रहे होंगे। अब इस वाली वैल्यू को हमें इसमें असाइन करना है, सेम पोजीशन पर असाइन करना है जो हमें यहाँ पर मिल रही है। तो एरे में हम कैसे असाइन करते हैं, एरे में असाइन करने का तरीका क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे मेरे पास ना एक करेक्टर बना लिया मैंने, ठीक है, करेक्टर है मेरे पास एक, ठीक है, न्यू करेक्टर एरे है ये, ठीक है। अब इसमें मेरे पास क्या है भाई, न्यू करेक्टर मैंने बनाया है इसको, और मैंने बता दिया कि भाई इसमें 5 वैल्यूज़ आएंगी। तो अब इसमें मैं वैल्यू कैसे असाइन कर सकती हूँ, ये मेरा न्यू करेक्टर है, ठीक है। अब इसको असाइन करना, मैं चाहती हूँ कि इसकी 0 पोजीशन पर ए आ जाए। तो अब मैं चाहती हूँ इसकी 0 पोजीशन पर ए आ जाए, क्योंकि मुझे इसको रिवर्स करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ऐसे करके इसको बताऊँगी 0, कि भाई आप अपनी 0 पोजीशन में क्या रखो, ए को रखो। तो इस तरीके से हम असाइन करते हैं। फिर मैं चाहती हूँ कि इसकी फर्स्ट पोजीशन पर क्या हो, इसकी फर्स्ट पोजीशन जो है उस पर मेरे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, जे की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि भाई इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें जे आ जाए। फिर मैं चाहती हूँ जो इसकी सेकंड पोजीशन है ना। तो अब देखो ये करेक्टर का नाम, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी पोजीशन, फिर इक्वल्स टू करके वो वैल्यू डाल दो जो आप उस पोजीशन पे रखना चाहते हैं, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन पर मैं क्या वैल्यू रखना चाहती हूँ, इसकी, मैं इसकी वैल्यू रखना चाहती हूँ ओ रखना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूँ, मैंने 3 वैल्यू रख दी, है ना। फिर उसके बाद मैंने चलो चौथी भी रख देती हूँ, न्यू करेक्टर एरे, ठीक है। अब इसमें मैंने तीसरी जो वैल्यू है, तीसरी वैल्यू पे मैंने क्या रख दिया है, क्या रखना है मुझे, फिर से ओ रखना है ना। और यहाँ पे ना मैंने 0 रख दिया है गलती से, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरा लास्ट करेक्टर है, न्यू करेक्टर एरे, ठीक है। और फोर्थ पोजीशन पे मैंने क्या रख दिया है,
p रख दिया है ना। अब क्योंकि मैंने इसको बोला है कि इसका साइज़ 5 है। अब करेक्टर एरे जो एरेज होते हैं ना, उसमें एक चीज़ होती है कि अगर मैंने इसको बता दिया कि इसका साइज़ 5 है, तो आप इसमें 5 ही एलिमेंट यूज़ कर सकते हो, 5 ही एलिमेंट डाल सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा एलिमेंट डालने की कोशिश करोगे तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 मैंने डाल दिए हैं। अब अगर मैं 6वां एलिमेंट इसमें डालने की कोशिश करूँगी तो मुझे एरर मिलेगा। तो वो एक्सेप्शन क्या होती है? वो एक्सेप्शन होती है नंबर आउट ऑफ बॉन्ड। अब नंबर आउट ऑफ बॉन्ड का क्या मतलब है कि भाई आपने यहाँ पर हमें बताया कि आपकी जो करेक्टर एरे है उसमें 5 चीज़ें आनी है। अब आप सिक्स्थ भी ऐड कर रहे हो। अब सिक्स्थ को ऐड करने के लिए हमारे पास कोई जगह ही नहीं है ना, क्योंकि अब जब हमने इसको साइज़ बता दिया तो अब ये अपनी 5 ही पोजीशंस लेके चलेगा कि एक 0 पोजीशन पे एलिमेंट आएगा, एक फर्स्ट पे आएगा, एक सेकंड पे आएगा, एक थर्ड पे आएगा, एक फोर्थ पे आएगा। तो इसने फिफ्थ कोई पोजीशन रखी ही नहीं है ना, तो कोई और एक्स्ट्रा पोजीशन इसने रखी ही नहीं, तो अगर हम सिक्स्थ एलिमेंट डालेंगे तो वो जाएगा कहाँ? तो इसलिए यहाँ पे नंबर आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आ जाता है। तो करेक्टर एरे कुछ इस तरीके से काम करता है। ऐसे हम इसमें वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसमें जब हम करेक्टर एरे डिफाइन करते हैं, हम उसको बता देते हैं कि भाई इसमें इतने एलिमेंट्स आने हैं, फिर हम उसको एक एक करके बताते जाते हैं कि भाई 0 पोजीशन पे इस वैल्यू को रखो, 1 पोजीशन पे इस वैल्यू को रखो, और अगर जितना हमने साइज़ दिया है उससे ज़्यादा हम डालने की कोशिश करते हैं तो वो हमें एरर दे देता है रन करते टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, रिवर्स जो करेक्टर एरे है ना, रिवर्स करेक्टर एरे जो मेरी आइट्रेशन चल रही है उस पोजीशन पे मुझे वैल्यू रखनी है। अब देखो यहाँ पर मेरी आइट्रेशन चल रही है लास्ट से, यानी कि सबसे पहले लास्ट पोजीशन की वैल्यू आएगी। अब लास्ट पोजीशन पे मुझे क्या रखना है, जो इस करेक्टर की फर्स्ट पोजीशन पे है ना। तो इस चीज़ के लिए ना मैं क्या करती जाऊँगी, मैं यहाँ पर ना एक और ले लेती हूँ अपनी आइट्रेशन, इंट j इक्वल्स टू 0 कर लेती हूँ, और जितनी बार हम लूप से जाते जाएंगे इस j की वैल्यू प्लस प्लस होती जाएगी। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, अब देखो सबसे पहले रिवर्स करेक्टर एरे यानी कि आई, मतलब कि हम जो रिवर्स वाला करेक्टर है उसकी आइथ पोजीशन, यानी कि अब आइथ पोजीशन सबसे पहले कौन सी है, लास्ट वाली। अब लास्ट वाली पोजीशन पे हम इस वाली जो पोजीशन, ये वाली पोजीशन है इस करेक्टर एरे में, है ना, उसमें जो वैल्यू पड़ी है उसको डाल देंगे। अब जे क्या है, 0। अब करेक्टर एरे की 0 पोजीशन पे क्या पड़ा है, p पड़ा है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा करेक्टर एरे है, ठीक है, इसकी जो जे पोजीशन पे एलिमेंट पड़ा है उसको मैं मेरे रिवर्स करेक्टर एरे की आइथ पोजीशन पे रखती जाऊंगी, ठीक है। अब जब सेकंड आइट्रेशन होगी तब क्या होगा, इसमें मेरे पास कौन सी आइट्रेशन होगी, क्योंकि आई माइनस माइनस हो रहा है, इसकी थर्ड पोजीशन पे मैं इसकी कौन सी पोजीशन रख रही हूँ, इसकी फर्स्ट पोजीशन पर जो आइटम पड़ी होगी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दोबारा समझाती हूँ इसमें क्या हो रहा है। देखो हमने रिवर्स फॉर लूप चलाई है ना, तो सबसे पहले जब हम रिवर्स फॉर लूप चलाते हैं तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, जो रिवर्स करेक्टर आ रहे हैं उसकी फोर्थ पोजीशन पर वैल्यू सेट कर रहे हैं। अब हमने वैल्यू कहाँ से सेट करनी है, ये जो हमारा करेक्टर है यहाँ से सेट करनी है, बट जब रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट पोजीशन पर पहली वैल्यू जानी चाहिए, है ना। तो पहली वैल्यू के मेंटेन करने के लिए हमने ये जे रख लिया, जे को हमने 0 दे दिया। जब एक काम कंप्लीट होगा तो उसकी वैल्यू 1 1 होती रहेगी। तो फर्स्ट जब आइट्रेशन चलेगी तब आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू मेरे पास क्या है, सॉरी आई की वैल्यू मेरे पास 4 है और जे की वैल्यू मेरे पास 0 है ना। तो यानी कि जो रिवर्स करेक्टर एरे की फोर्थ पोजीशन पे ये जो मेरा करेक्टर एरे है इसकी 0 पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो यहाँ पर आ जाएगी, है ना। तो समझ आ गई ये चीज़। अब उसके बाद जब हम सेकंड आइट्रेशन करेंगे, सेकंड आइट्रेशन में क्या हो रहा है, आई माइनस माइनस हो रहा है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। यहाँ पर ना मैं आपको साथ में रिवर्स वाला एरे भी बना के दिखाती हूँ, ठीक है। अब इसमें जो रिवर्स वाला एरे है इसमें 5 पोजीशंस है, 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन होगी यहाँ पे, थर्ड होगी यहाँ पे, फोर्थ होगी यहाँ पे और फिफ्थ इसके बाद होगी, है ना। तो अब जो फिफ्थ पोजीशन है ना, देखो जब पहली आइट्रेशन की बात करते हैं हम, सबसे पहली आइट्रेशन में क्या था, आई की वैल्यू 4 थी, जे की वैल्यू 0 थी, है ना। अब हमने क्या किया भाई, जो रिवर्स करेक्टर एरे है उसकी आइथ पोजीशन यानी कि फोर्थ पोजीशन पे जो करेक्टर एरे है उसकी जेथ पोजीशन यानी कि 0th पोजीशन पे जो पड़ा है वो हमने रखना है। अब 0th पोजीशन पे p पड़ा है तो इसकी फोर्थ पोजीशन पे मेरे पास क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। अब जब हमारी सेकंड आइट्रेशन होगी, सेकंड आइट्रेशन में आई की वैल्यू माइनस माइनस हो रही है, यानी कि आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, बट जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, प्लस प्लस, यानी कि जे की वैल्यू 1 होगी। तो अब रिवर्स जो करेक्टर है उसकी थर्ड पोजीशन पे मेरे पास जो नॉर्मल मेरा जो करेक्टर एरे था उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो पड़ा है वो आ जाएगा। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या पड़ा है, ओ पड़ा है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं फिर से करेक्टर में रखती हूँ ओ।
अब जब हमारे पास फिर से आइट्रेशन चलेगी तो आई की वैल्यू माइनस हो चुकी होगी, जे की वैल्यू एक प्लस हो चुकी होगी, ठीक है। तो यानी कि रिवर्स करेक्टर एरे की सेकंड पोजीशन पर, जो करेक्टर एरे की सेकंड पोजीशन पर पड़ा है मुझे वो रखना है। अब इसकी सेकंड पोजीशन पर क्या पड़ा है, ओ पड़ा है, तो मुझे यहाँ पर क्या रखना है, ओ रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर से जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी तो इसकी वैल्यू -1, आई की वैल्यू -1 हो चुकी होगी यानी कि 1, और जे की वैल्यू +1 हो चुकी होगी यानी कि 3। अब इसमें मेरे पास करेक्टर एरे की जेथ पोजीशन यानी कि थर्ड पोजीशन 0 1 2 थर्ड पे क्या पड़ा है, जे पड़ा है, तो वो आई की फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से चलेंगे, आई की वैल्यू माइनस हो जाएगी 0 और जे की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 4 हो चुकी होगी, है ना। तो अब आई जो रिवर्स करेक्टर एरे की 0 पोजीशन है उस पर मेरे पास जो करेक्टर एरे की 4th पोजीशन है उस पर क्या पड़ा है, ए, तो वो मेरा यहाँ पर 0th पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरे पास रिवर्स हो चुका है मेरा करेक्टर एरे, और लास्ट में हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिवर्स्ड करेक्टर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। अब स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग रिवर्स का, ठीक है। इसको मैं ले लेती हूँ ऐसे करके। अब इक्वल्स टू मेरे पास क्या आना चाहिए, न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। देखो करेक्टर एरे को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज़ किया। स्ट्रिंग को बनाने के लिए हम ऐसे बना सकते हैं, न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं अपना क्या पास कर दूँगी, रिवर्स करेक्टर एरे को पास कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर रिवर्स करेक्टर एरे मैंने पास कर दिया है, ठीक है। और अब इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, रिवर्स, तो इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया, रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग अ करेक्टर एरे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने इसको एंटर स्ट्रिंग में दे दिया है पूजा, ठीक है। अब ये देखिए यूजिंग अ स्ट्रिंग बिल्डर भी रिवर्स हो चुका है और यूजिंग अ करेक्टर एरे भी रिवर्स हो चुका है। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे।